हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 32। सभी घर वाले काशी की सगाई का लुत्फ उठा रहे थे, नाच गा रहे थे। मुन्ना ने गौरी को जब वंश के साथ नाचते देखा तो वहां से चला गया। डांस करते हुए गौरी की नजर मुन्ना पर पड़ी तो मुन्ना को वहां से जाते देखकर गौरी भी उसके पीछे चली आई। अंदर आकर मुन्ना ऊपर छत पर चला आया। उसे अजीब सी घुटन और तकलीफ महसूस हो रही थी। वह गौरी से बहुत प्यार करता था और लेकिन अपने भाई के लिए उससे दूर था। वंश के साथ साथ वह गौरी का भी दिल तोड़ रहा था। आज कई महीनों बाद मुन्ना को सिगरेट की तलब होने लगी। उसने अपनी जेबें टटोली लेकिन सिगरेट नहीं मिली। मिलती भी कहां से, उसने पीनी जो छोड़ दी थी। मुन्ना ने यहां वहां देखा, उसे छत की आखिरी दीवार के पास रैंक में रखा सिगरेट का डिब्बा दिख गया। मुन्ना ने उसमें रखी सिगरेट निकाली और होंठों के बीच रख ली, लेकिन जलाने के लिए कहीं माचिस नहीं मिली। अगले ही पल एक हाथ में थमे लाइटर ने सिगरेट को जलाया। मुन्ना ने हैरानी से अपने बगल में देखा, हाथ में लाइटर लिए गौरी खड़ी थी। गौरी को देखकर मुन्ना ने होंठों के बीच फंसी सिगरेट वापस निकाली और उसे बुझाकर फेंकते हुए गौरी से कहा, तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हें भी सिगरेट नहीं फेंकनी चाहिए थी। आई थिंक तुम्हें उसकी जरूरत ज्यादा है। गौरी ने मुन्ना की आंखों में झांकते हुए कहा। मुन्ना खामोश हो गया तो गौरी आकर दीवार के पास खड़ी हो गई और सामने देखते हुए कहने लगी, पता है मान, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। मुझे लगा मुझसे दूर जाकर तुम खुश होगे, पर ऐसा नहीं है। तुम पहले से ज्यादा खामोश रहने लगे हो। मैं तुमसे इन सब की वजह नहीं पूछूंगी, बस इतना कहूंगी कि खुद को तकलीफ पहुंचाना बंद कर दो। मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर खुश बिल्कुल नहीं रहूंगी। तुमसे कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कहकर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मुन्ना ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चाहकर भी गौरी को सच नहीं बता सकता था। वह जाने लगा तो गौरी ने कहा, मान, कल सुबह मैं वापस चली जाऊंगी। गौरी की बात सुनकर मुन्ना को और दुख हुआ। कल से वह गौरी को नहीं देख पाएगा। मुन्ना भारी मन से वहां से चला गया। मुन्ना का यूं चले जाना गौरी की आंखों को नम कर गया। कुछ वक्त बाद उसने अपने आंसू पोंछे और जैसे ही पलटी, सामने से आते वंश ने कहा, हे गौरी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सब नीचे है, चलो ना, कितना मजा आ रहा है। गौरी नहीं चाहती थी कि वंश उसकी आंखों में देखे, इसलिए उसने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, बस ऐसे ही, वो नीचे इतने सारे लोगों के बीच मुझे थोड़ी घुटन हो रही थी। हाँ, तुम ज्यादा लोगों के बीच नहीं रही हो ना, शायद इसलिए। वैसे आज तो तुमने कमाल कर दिया। क्या डांस किया ना तुमने। ए, तुम रो रही हो क्या? इधर देखो, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? वंश बात करते हुए गौरी के पास आया तो उसकी नम आंखों को देखकर हैरान रह गया। नहीं, वो बस आंख में कुछ चला गया था। गौरी ने झूठ ही कह दिया। गौरी, मैं बच्चा नहीं हूं। तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो, दोस्त समझकर ही सही। दोस्त है ना हम, वंश ने कहा। गौरी इस वक्त अपसेट थी और इस वजह से वह वंश को बताकर भी अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ खास नहीं। आज जब काशी को अंकल के साथ देखा तो मुझे अपने पापा की याद आ गई। हालांकि गौरी ने झूठ कहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पापा का नाम लिया उसकी आंखें फिर भर आई। वंश ने सुना तो उसे गौरी को उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह गौरी के पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे इतनी सी बात। गौरी, मेरे और काशी के पापा तुम्हारे पापा जैसे ही हैं। तुम्हें जब भी अपने पापा की याद आए तुम उनसे बात कर सकती हो। हाँ, मेरे और मुन्ना के साथ वो थोड़े खड़ूस है, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ प्यार से पेश आएंगे। वंश की बातें सुनकर गौरी को अपनापन महसूस हुआ। आज पहली बार उसे वंश की बातों में फ्लर्ट नजर नहीं आया। वह नम आंखों से वंश को देखती रही तो वंश ने उसे गले लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। गौरी इस वक्त अपसेट थी और ऐसे वक्त में उसे किसी की जरूरत थी। वंश ने जब उसे गले लगाया तो गौरी को बुरा नहीं लगा, ना ही कोई गलत विचार उसके मन में आया।
वह वंश के गले लगी रही। गौरी को गले लगाकर वंश को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। वह उसका सर सहलाते हुए उसे सब ठीक हो जाने का दिलासा देता रहा। नीचे आकर मुन्ना जाने लगा। बाहर जाते हुए उसके कदम ठिठके और उसने मन ही मन खुद से कहा, हमें गौरी को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ऐसे तो हम उसे और हर्ट कर रहे हैं। हमें लगता है हमें गौरी को सच बता देना चाहिए कि वंश उससे बहुत प्यार करता है। मुन्ना पलटा और वापस सीढ़ियों की तरफ पड़ गया। सीढ़ियों से होकर मुन्ना जैसे ही ऊपर आया, उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने देखा वंश और गौरी एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं। गौरी ने अपनी आंखें मूंद रखी है और वंश उसका सर सहला रहा है। ये देखकर मुन्ना के दिल में एक टीस उठी। उसका मन भारी हो गया और आंखों में नमी उतर आई। उसका दिल एक बार फिर टूट गया और शायद इस बार हमेशा के लिए। मुन्ना चुपचाप नीचे चला आया। घर से बाहर आया, देखा सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। मुन्ना अपना टूटा दिल लेकर उनके बीच जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल गया। वंश गौरी से दूर हटा और कहा, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम हंसते मुस्कुराते ज्यादा अच्छी लगती हो। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? कुछ महीने पहले मुझे एक लड़की पसंद आई। मैंने उसे बोला चलो शादी कर लेते हैं, तो उसने कहा मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने पूछा तुम्हारे घर में कौन है? तो उसने कहा मेरे 3 बच्चे और मेरा एक पति। गौरी ने सुना तो हंसने लगी। वंश बस उसे हंसाने के लिए ऐसे ही कुछ कहानी सुना रहा था और गौरी हंस पड़ी। वंश ने देखा तो कहा, अब अच्छी लग रही हो। अब चलो नीचे चलते हैं, खाना शुरू हो चुका है। एंड गैस करो खाने में क्या बना होगा? क्या? गौरी ने वंश के साथ नीचे जाते हुए कहा, अरे हम दोनों की फेवरेट रसमलाई। और क्या, चलो जल्दी से पेलते हैं। वंश ने गौरी का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए कहा। वंश की बातों से गौरी का मन कुछ हल्का हो चुका था। दोनों नीचे आए। दोनों बाहर जाते इससे पहले ही राधिका ने आवाज दी, वंश जरा यहां आना। गौरी तुम चलो, मैं अभी आया, कहकर वंश काशी के कमरे की तरफ चला गया जहां राधिका खड़ी थी और उसने आकर कहा, हाँ बुआ। बेटा वो ऊपर से जरा बैग उतारना, उसमें से कुछ सामान लेना है। राधिका ने कहा तो वंश ने कबर्ड पर रखा बैग उतारा और कहा, देखा बुआ, वक्त पर अपने ही काम आते हैं। अरे ये आज तुमने अचानक ऐसी बात क्यों की? राधिका ने बैग से कुछ लिफाफे निकालते हुए कहा और फिर बैग को साइड में रख दिया। अभी कुछ देर पहले बड़ी हंस हंस कर बातें की जा रही थी उस मुंबई वाली से। आपने लाडले भतीजे को भूल गई हो आप, वंश ने कहा। धत, कुछ भी कहता है, तू हमेशा मेरा लाडला ही रहेगा, राधिका ने वंश का गाल थपथपाते हुए कहा। तो वंश भी उसके साथ आगे बढ़ गया और कहा, हाँ लेकिन आप उस छिपकली से दूर रहना, वो ना बड़ी शातिर। कहते हुए वंश ने जैसे ही सामने देखा, दरवाजे पर खड़ी निशी उसे दिखाई दी, जो कि उसे ही घूर रही थी। निशी को देखते ही वंश की हवा टाइट हो गई। राधिका ने देखा तो कमरे से बाहर जाते हुए कहा, लो अभी तुम्हारी ही बातें हो रही थी और तुम आ गई। बुआ, वंश पीछे से चिल्लाया। जैसे ही जाने को हुआ, निशी ने अपना हाथ आगे करके उसे रोक लिया और घूरने लगी। शायद निशी ने वंश की बातें सुन ली थी। क्या है? वंश ने अकड़ कर कहा। निशी ने उसे पीछे धकेला और अंदर आकर गुस्से से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों तुम सबके सामने मेरी बुराई करते रहते हो? क्या मैं इतनी बुरी हूं? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो, वंश बड़बड़ाया और जैसे ही जाने लगा, निशी ने अपना पैर आगे करके उसे गिराने का सोचा। जैसे ही वंश गिरने को हुआ, उसने साथ साथ निशी को भी पकड़ लिया और दोनों बिस्तर पर आ गिरे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और दोनों के दिल एक ही लय में धड़क रहे थे। वंश एकटक निशी की आंखों में देखे जा रहा था और निशी की सांसें अटकी हुई थी। वंश, सारिका की आवाज वंश की कानों में पड़ी। वो कमरे की तरफ ही आ रही थी। वंश ने जल्दी से बिस्तर की बेडशीट को निशी पर डालकर उसे लपेटा और छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए वहीं लेट गया। सारिका कमरे के दरवाजे पर आई और कहा, वंश बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो माँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, मेरी कमर अकड़ गई है शायद, वंश ने अंगड़ाई लेते हुए कहा।
ये नौटंकी बंद करो और बाहर आओ, तुम्हारे पापा तुम्हें पूछ रहे हैं, कहकर सारिका चली गई। थैंक गॉड माँ ने इसे नहीं देखा, वरना कितना अजीब लगता ना एक लड़की के साथ मैं ऐसे अकेला। हाँ मैं तो बदनामी हो जाता। वंश ने सारिका के जाने के बाद उठते हुए कहा। निशी ने अपने ऊपर से चद्दर उठाई और गुस्से से तकिया वंश पर फेंकते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन करता है? तुमने मेरे सारे बाल खराब कर दिए। वैसे मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। सॉरी। हाँ वैसे मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? उल्टा तुम मुझे गिराना चाहती थी। नहीं बोलूंगा मैं सॉरी, कहकर वंश जाने लगा। जाते जाते वह रुका और पलटकर निशी की तरफ देखा। निशी अपने बालों में उलझे झुमके को निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करते हुए वह और ज्यादा प्यारी लग रही थी और ना चाहते हुए भी वंश के कदम उसकी ओर बढ़ गए। वंश निशी के पास आया और कहा, यह शायद उलझ गया है, रुको मैं निकाल देता हूं। वंश की बात सुनकर निशी ने बिना कुछ कहे अपने हाथों को नीचे कर लिया। वंश उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसके बालों से उसके झुमके को निकालने लगा। वंश के यूं करीब आने से निशी का दिल धड़क उठा। वह अपनी सांस रोके खड़ी थी। निशी ने महसूस किया कि वंश इतना भी बुरा नहीं था जितना वह उसे समझती थी। वंश ने जैसे ही निशी के झुमके को उसके बालों से आजाद किया, हवा के झोंके से उसके लंबे बाल वंश के चेहरे पर लहराने लगे। निशी वंश की तरफ पलटी। उसने धीरे से वंश के चेहरे पर आए अपने बालों को हटाया। वंश के कानों में कुछ गाना बजने लगा। तुम्हें भी गाना सुनाई दे रहा है क्या? वंश ने एकदम से निशी से पूछा। निशी ने हैरानी से उसे देखा और फिर वहां से चली गई। वंश को समझ नहीं आया अचानक ये क्या हुआ। वह अपना सर खुजाने लगा और फिर बाहर चला आया। घर से बाहर आकर जब वह टेंट की तरफ जाने लगा तो उसने देखा जो गाना कुछ देर पहले उसके कानों में बज रहा था वो बाहर म्यूजिक सिस्टम पर भी चल रहा था। चलते चलते वंश लड़खड़ाया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। दूर खड़ी निशी ने जब देखा तो वह मुस्कुराए बिना ना रह सकी। रात के 10 बज रहे थे और मुन्ना अपनी बाइक लिए बनारस की सड़कों पर घूम रहा था। वंश का गौरी को गले लगाना शायद वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। घूमते घामते जब वह थक गया तो घाट चला आया। उसने अपनी बाइक बाहर रोकी और सीढ़ियों से होकर नीचे चला आया। आज घाट पर लोग बिल्कुल कम थे। इक्का दुक्का लोग थे और कुछ देर बाद वे सब भी उठकर चले गए। मुन्ना आकर घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसका मन इस वक्त बहुत भारी था। वह खुद को समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब चाहे वो गौरी से बात करे या ना करे, उसे इग्नोर करे, लेकिन है गौरी तो उसका प्यार ही ना। और कोई भी लड़का अपने प्यार को किसी और के साथ भला कैसे देख सकता है। मुन्ना के चेहरे पर उदासी छा गई। वह खामोश नजरों से पानी को देखता रहा। गंगा का पानी जितना शांत था, मुन्ना के मन में उतनी ही ज्यादा उथल पुथल मची थी। उसका मन भारी हो चला था और गला रुनने लगा था। आंखों में नमी उतर आई तो मुन्ना ने कुर्ते की बाह से पोंछ लिया और सामने देखने लगा। लेकिन अगले ही पल वह फफक कर रो पड़ा। वह अपनी भावनाओं को सबके सामने तो रोक सकता था, लेकिन अकेले में नहीं। वह सुबकने लगा और मन ही मन खुद से कहने लगा, ये सब करके तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? नहीं मुन्ना, सब ठीक नहीं होगा। वंश को वंश का प्यार मिल जाएगा और एक वक्त के बाद गौरी भी उसे अपना लेगी। पर क्या तुम गौरी को भूल पाओगे? क्या उन पलों को भूल पाओगे जिनमें गौरी तुम्हारे साथ थी? तुम स्वार्थी हो गए हो मुन्ना। वंश की खुशी के लिए तुमने अपने साथ साथ गौरी का दिल भी तोड़ दिया। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे गौरी की नफरत? क्या मिला पाओगे उससे नजरें? शायद नहीं। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसी गलती जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। मुन्ना सुबकने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी लड़खड़ाते हुए उसके पास आया और कुछ दूरी बनाकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ? मर्द होकर रो रहे हो? मुन्ना ने सुना तो अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों? मर्दों को दर्द नहीं होता? क्या मर्दों के पास दिल नहीं होता? उन्हें तकलीफ नहीं होती? लगता है किसी से झगड़ कर आए हो, आदमी ने लड़खड़ाती जुबान में फिर कहा। लेकिन मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया और सामने देखने लगा। दिल टूटा है क्या तुम्हारा?
वो भी बुरी तरह। ये पियोगे, इससे बड़े बड़े दर्द कम हो जाते हैं। आदमी ने कहा तो मुन्ना ने गुस्से गुस्से में उसके हाथ से बोतल ली और अपने होठों से लगा ली। कड़वी शराब उसके गले में उतरती जा रही थी, लेकिन मुन्ना एक सांस में आधी पी गया और बोतल साइड में रख दी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। वह खुद से नाराज था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों उसने अपने भाई की खुशी के लिए गौरी का दिल तोड़ दिया। मुन्ना ने पहली बार शराब पी, उसका गला जल रहा था, सर चकराने लगा था, आंखों में आंसू भर आए और उसे सब घूमता नजर आया। वह वहीं बैठा गौरी को याद करता रहा। गौरी ने देखा सब है लेकिन मुन्ना नहीं, तो वह खुद ही मुन्ना को ढूंढते हुए घाट पर चली आई। मुन्ना उसे घाट की सीढ़ियों पर बैठा मिल गया। गौरी की जान में जान आई। वह सीढ़ियां उतरकर मुन्ना के सामने आई। उसने देखा मुन्ना होश में नहीं है। गौरी को वहां देखकर मुन्ना के साथ बैठा शराबी उठकर चला गया। गौरी ने मुन्ना को देखा और कहा, मान, क्या तुमने शराब पी रखी है? गौरी की आवाज सुनकर मुन्ना ने अपनी गर्दन उठाई और देखा सामने गौरी खड़ी है। उसे देखकर मुन्ना ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें वंश के पास होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट कपल। कहते हुए मुन्ना ने अपने दोनों हाथों से दिल भी बनाया और मुस्कुराया भी, लेकिन उस मुस्कुराहट में खुशी कम और दर्द ज्यादा था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 32। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर।